हेलो गाइस, वेलकम टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर को। पाकिस्तानी लिटरेचर के ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि पहले आप जाके उस वीडियो को देखें। उसके अंदर मैंने थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल से बताई हैं, ताकि आपको आज की वीडियो के अंदर जो हम नावल डिस्कस करेंगे उसके बारे में अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट मूव करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम नावल पढ़ेंगे ट्वाइलाइट इन दिल्ली, जो कि लिखा है अहमद अली ने। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। सबसे पहले आ गए की पॉइंट्स। अहमद अली की बायोग्राफी। नावल का पर्पस क्या था? अहमद अली ने ये नावल लिखा क्यों आखिर? इसका टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स मेजर और माइनर दोनों, इसकी थीम्स, इसका क्रिटिकल एनालिसिस और इसके सिंबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं अहमद अली की बायोग्राफी को। He is born in Delhi on 1st July 1910. Died on Friday 14 January 1994 in Karachi. Pakistan short story writer, novelist, poet, translator, critic, teacher, diplomat and businessman. इनकी मदर टंग उर्दू थी, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में 3 नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज 12 लिखी, 3 बुक्स ऑफ पोइट्री लिखी और 2 प्लेज लिखे। लेकिन ये याद रखिएगा, 3 नॉवेल्स इन इंग्लिश। बाकी चीज़ों का अभी कंफर्म नहीं है कि उर्दू में थी कि इंग्लिश में थी, लेकिन इन 3 नॉवेल्स का मेंशन है कि ये उन्होंने इंग्लिश में लिखे थे। और वो मैंने 3 नाम आगे मेंशन किए हैं कि कौन कौन से 3 नॉवल इन्होंने इंग्लिश में लिखे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। फाउंडिंग फेलो ऑफ पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, राइटिंग इन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, लेकिन मोस्टली इन्होंने उर्दू में लिखा है। नॉवेल्स इनके बस ये 3 हैं इंग्लिश में लिखे हुए। His taste and talent for poetry is tabooed. Won prize for his poetry. In 1981, Ali was awarded the Sitare-Imtiaz Star of Distinction. Just a few months before his death, on 3rd October 1993, he received the degree of Doctor of Letters from Karachi University. Next move करते हैं। A complex man of wide-ranging intellectual and artistic interest. His education and interest in English gave command over the language that later became his universal voice. His first novel is Twilight in Delhi, published in 1940. इनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का बचपन से ही शौक था, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा जाना जाता है यूनिवर्सल वॉइस के तौर पर। His second novel is Ocean of Nights, published in 1964, later revised and renamed When Love is Dead. His third work is Rats and Diplomats, published in 1985. जी, ये 3 वर्क्स थे इनके जो इंग्लिश में लिखे गए थे। These all novels were written in English. Next मूव करते हैं। Purpose of the novel. In the introduction, Ali says, "My purpose in writing the novel was to depict a phase of our national life and the decay of a whole culture, a particular mode, thought and living, values now dead and gone before our eyes." यानी कि उनका पर्पस ये था ये नावल लिखने का कि वो दिखाना चाह रहे थे कि जो हम लोगों का प्योर कल्चर था, जो हम लोगों की प्योर लैंग्वेज थी और जो कुछ भी था, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। वो ये दिखाना चाह रहे थे। By 1918, a growing scene of disillusionment with the British Empire is apparent in the latter. Next मूव करते हैं about the novel. हाँ जी, नावल के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? कलोनियलिज्म देखेंगे, इम्पीरियलिज्म देखेंगे, पोस्ट कलोनियलिज्म देखेंगे, राइट्स एंड कस्टम्स देखेंगे, द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल ये देखेंगे, द डिपिक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि उस वक्त जब दिल्ली के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे उनकी डिपिक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइटल, सिग्निफिकेंस। ट्वाइलाइट इन दिल्ली, इसका क्या मतलब है? आखिर ये टाइटल उन्होंने क्यों चूज़ किया? टाइटल खुद सिंबलाइज कर रहा है ट्वाइलाइट यूज्ड एज ए मेटाफर मीन्स
अर्ली इवनिंग क्या सिम्बलाइज कर रहा है? अर्ली इवनिंग को, यानी कि फेंट लाइट दैट लिंजर्स ऑन द स्काई जस्ट आफ्टर द सन हैज़ गॉन डाउन, यानी कि ना सुबह का वक्त ना शाम का वक्त। मिक्सअप। नॉवल की जो टाइमिंग स्टार्ट हुई हुई है, जो नॉवल के अंदर है, वो है 1911 से 1919 तक, और ये नॉवल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये क्या दिखा रहा है? रिकाउंटिंग द स्टेट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे मीर निहाल, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी का। ही इज़ ए टॉल एंड वेल बिल्ट, his white and well combed beard is parted in the middle and gives his noble face a majestic look. A man in his 60s. इनका अफेयर था दिलचैन के साथ, जो कि इनकी हाउसमेट थी, और बाद में बब्बन जान के साथ, जिनकी हम नावल में देखते हैं डेथ हो जाती है। इनको पोइट्री से लगाव था, इनको पिजन फ्लाइंग से लगाव था, और उस ज़माने में यानी कि उस कम्युनिटी के अंदर ये माना जाता था कि जो लोग ऐसे हैं यानी कि जिनका अफेयर्स है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, मतलब उनको सुपीरियर समझा जाता था उस वक्त। उसके अलावा ये एक सेल्फिश बंदे थे। मीर निहाल इज़ कॉन्शियस ऑफ व्हाट द सोसाइटी वुड से इफ़ ही इज़ सीन एट बब्बन जान's फ्यूनरल। यहाँ से पता चलता है कि एक सेल्फिश बंदे थे। द नेचर ऑफ मीर निहाल कैरेक्टर इज़ पैसिव। He has only 2 interests in life, his pigeons and his mistress. और इनके कैरेक्टर के ऊपर आयरनी भी दिखाई हुई है कि ये असगर के ऊपर तो गुस्सा होते थे कि तुम घर लेट क्यों आते हो, लेकिन ये खुद भी घर लेट आते थे। जब खुद घर लेट आते हैं तो अपने बेटे के ऊपर क्यों चिल्लाते हैं? उसके अलावा ये असगर को डांटते थे कि किसी लोअर कास्ट की जो लड़की है उसके साथ मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को कबूल नहीं करूँगा, लेकिन ये खुद इनका जो खुद का लाइफस्टाइल था, ये मिस्ट्रेसेस के पास जाते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे, और इनका खुद का अफेयर था दिलचैन के साथ। मीर निहाल is also shown as a man having strong racial prejudice. He forbids Asghar to meet Bundo for he is of a lower caste. अब देखें, ये मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुनाती हूँ, जो कि ये शो करवा रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। I have told you I don't like your friendship with Bundo. Do you hear? I shouldn't find you going there again. ये उसको डांट रहे हैं। अबाउट रेशियल मैटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। He disapproves of the proposal of Bilqis for Asghar who belongs to a low caste. अब देखें, ये टेक्स्ट के अंदर से मैं पढ़ रही हूँ। I had never approved of Asghar's marriage to Mirza Shehbaz's daughter, Mir Nihal said angrily, and I do not approve of Asghar's friendship with Bundo. Why don't you stop him? अब आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो है कैसे खुद एक काम कर रहा है, लेकिन सेल्फिश इतना है, और ये राउंड कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोगों को थ्रू आउट द नॉवल इसकी जो नेचर चेंज होती हुई दिखेगी। अब देखें, जो थर्ड पार्ट है नॉवल का, उसके अंदर क्या है मीर निहाल की हालत। मीर निहाल हु इज़ पैरालाइज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू हिज बेड, और क्या, ही हैज़ बिकम नॉस्टैल्जिक, यानी कि इनको पास्ट की मेमोरीज आ रही हैं अब। और ये क्या सोच रहे हैं? He thinks about Delhi, which was once the jewel of the world, where only the loved one dwelt, so of fate, which has now been ruined by the hand of time. It is ironic because in his youth he has done nothing patriotic, yet he is hopeful about his grandchildren. यानी कि इन्होंने अपनी यूथ के अंदर कोई पैट्रियोटिज्म शो नहीं करवाया था, लेकिन अब इनको परेशानी हो रही है कि जी आगे की मेरी जनरेशन का क्या बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेगम निहाल। ये भी एक मेजर कैरेक्टर है। इनके बारे में क्या है कि ये उस वक्त की उस औरत को डिपिक्ट कर रही है कि जो औरत बस अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती थी या अपने सन के नाम से जानी जाती थी। थ्रू आउट द नॉवल हम लोगों को बेगम निहाल का नाम नहीं पता।
हम लोगों को बस यही बताया गया कि जी बेगम निहाल, उनका जो असली नाम था वो हमें नहीं बताया गया। उसके अलावा दिखाया गया है कि कैसे वो उनकी नेचर और उनके हस्बैंड की नेचर कैसे डिफरेंट है। उस वक्त की औरत जो थी वो इनोसेंट, प्योर और फेथफुल और ब्यूटीफुल दिखाई थी, जो कि एक रूम की चार दीवारी के अंदर बस रहती थी और उसके बाहर नहीं जाती थी और घर के ऊपर पूरा कंट्रोल उसका होता था। ओके, शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड लेडी इन हर 50s. She is found narrating tales to her nephew Masroor and her daughter Mehru. जब मीर निहाल घर आता है तो ये क्या करती हैं कि अपना सारा काम छोड़ देती हैं और उनके पास बैठ जाती हैं, उनको खाना वगैरह लगा के देती हैं और जब वो खाना खा रहे होते हैं तब वो पंखा चलती हैं उनको बैठ के। और ये चीज़ दिखाती है उस वक्त की औरत का कि वो किस तरह अपने हस्बैंड की केयर करती है और खाने के दौरान उसको कैसे ज्वाइन करती है, उसकी खिदमत करती है। उसके अलावा ये लविंग मदर भी थी। इन्होंने अपने बेटे असगर के लिए बात की रिलेशनशिप की जब वो चाहती थी शादी हो जाए असगर की, और ये यकीन रखती थी कि उनके बच्चों की शादी टाइम से हो जाए ताकि उनके बच्चों की टाइम से शादी हो जाए और जब उनकी एज ज़्यादा हो जाए तो वो किसी बुरे काम में ना पड़े। सुने, एज मीर निहाल starts his meal, she starts fanning him and quite tactfully brings up the matter of Asgar's marriage. It can be seen that, like all Indian women, Begum Nihal accompanies her husband during the mealtime. Secondly, dinner time is considered the best suited time to discuss important family issues, soap or matter to marriage or other relationships. जो बेगम निहाल का कैरेक्टर है वो ईस्टर्न वुमेन को डिपिक्ट करता है हु फुलफिल्स हर वाइफली एंड मदरली ड्यूटीज। All the time she is serving her husband and his family, she fulfills her duty until the end. Mir Nihal is paralyzed at that part of her age. She is losing her eyesight, but this alignment does not stop her from fulfilling her duty. She feels sorry for Mir Nihal when he loses both Babban Jan and his beloved pigeons. हमने देखा नॉवल के अंदर कि कैसे बब्बन जान ओ की डेथ हो गई और उसके कबूतर मरने लग गए। उसको तब भी वहाँ पर उसके लिए सॉरी फील हुआ और उसके दिल को तसल्ली देती रही वो बेगम निहाल। Begum Nihal is a loving mother even though she knows that Bilqis belonged to a lower caste and she prefers her brother's daughter over her to be Asgar's wife. Begum Nihal represents the old generation of the women community. She has no voice and no identity. She is recognized by her relation with her husband and her son. We never get to know her real name. It is descriptive of her relationship to Mir Nihal and her role as his wife. The women are known by their male relations, as their own independent and separate identity remain insignificant. उस वक्त की औरत की सैक्रिफिशियल नेचर भी दिखाई है कि दिलचैन के साथ मीर निहाल का अफेयर था उसकी हाउसमेट के साथ, लेकिन बाद में बब्बन ये बेगम निहाल और दिलचैन दोनों एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं। वहाँ पर सैक्रिफिशियल नेचर दिखाई है बेगम निहाल की। नेक्स्ट मूव करते हैं असगर। जी, असगर डिपिक्ट करता है न्यू जनरेशन को। इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी? असगर एंड हिज एज मेट्स ऑल आर इन्वॉल्व इन मीनिंगलेसनेस एक्टिविटी ऑफ फ्लाइंग काइट्स। असगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉस्ट ग्रैंडियर एंड प्रेजेंट chaos. He is in love with himself and lives in a dream world of poverty and lust. ये डिपिक्ट कर रहा है न्यू जनरेशन को। This generation, especially Asgar, becomes the representative of the new man. Asgar, seen in
conflict with his father, Mir Nihal despises the British mode of life and anything associated with them. However, Asghar believes that it is always good to accept change. समझ आ रही है? आजकल का इंसान लॉजिक्स को पसंद करता है, चेंजिंग को पसंद करता है, और असगर वही चीज़ डिपिक्ट कर रहा है. असगर केयरलेस था. Unlike his father Mir Nihal, Asghar does not believe in the caste system, but he is unable to understand the difference between a domestic housemaker and a courtesan, यानी कि prostitute. He believes that he is passionately in love with Bilqis, but later it can be seen that it is mere infatuation. He expects his wife to expressive and bold in the matter of love and sexuality like the society responsible, यानी कि जिस तरह मुश्तरी बाई थी, लेकिन उसकी वाइफ ऐसी नहीं थी. Asghar became the representative of generation that has been brought and bred on the grounds of superstition. नेक्स्ट मूव करते हैं बिल्किस. बिल्किस क्या थी? Ahmad Ali, in his novel Twilight in Delhi, described the role and condition of women very faithfully in the context of the Indian Muslim culture. Women in those times are leading a static life. Character of Bilqis is spun to stand in contrast with Asghar's bold code of conduct, passion and the expressive and daring nature of the prostitutes. अब असगर एक्सपेक्ट करता था बिल्किस को कि जैसे prostitutes होती हैं वो तो बिल्ट ही ऐसी की जाती हैं कि वो मेंस की प्लेयर के लिए हों, लेकिन वो बिल्किस को ऐसा ही चाहता था. लेकिन बिल्किस क्या शो करवाई थी? वो औरत शो करवाई थी. In the Indian atmosphere where Bilqis is brought up, the women are not supposed to have desires and passions. यानी कि बचपन से बिल्किस को क्या क्या सिखाया हुआ था और वो किस माहौल के अंदर बड़ी हुई. She is made to live under the threat because her life is not of her own but dependent on someone with whom her future is attached. समझ आ रही है उस वक्त की औरत किस तरह की चीज़ों से गुज़रती थी और कैसी कैसी उसको सफ़रिंग करनी पड़ती थी. Bilqis is a girl who has been raised within the four walls of the Zanana. She has been protected from all the evils of the outside world. She has no contact with the outside world and remain oblivious of what happens in a realm completely unknown to her. Even in her childhood, she has not been allowed to remove her headcloth and she observes completely in parda. She is constantly reminded that one day she has to leave her parents' house and she must always behave properly. समझ आ रही कितनी restrictions होती थी उस वक्त की लड़की के ऊपर. The writer himself explains the situation and says that in the world of an Indian home, where the woman is reluctant to subordinate place, love enters very rarely. An unmarried girl is not allowed to chew porn or wear flowers in her earrings or her ears. She is not even allowed to wear fine and expensive clothes or to use attar. She lives under the threat of going away to strangers when she grows up, who may turn out to be rich or poor or nice or bad. In this atmosphere, the idea of love does not take root in the heart. अब समझ आई बिल्किस की ऐसी हालत क्यों थी. असगर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और बिल्किस कैसी इन्वायरमेंट के अंदर बड़ी हुई और उसकी नेचर कैसी थी, तो वो ऐसे कैसे हो सकती थी. The death of Bilqis becomes symbolic of the faithfulness and innocence of the previous civilization. The people are happy even without knowing their happiness. समझ आ रही है. नेक्स्ट मूव करते हैं महरू. Mehru is introduced as a young girl of 14. She is Mir Nihal's youngest daughter. Ahmad Ali explains another aspect of the Indian subculture. Begum Nihal has only selected Miraj, who has nothing commendable about him because his father is a wealthy person.
अब महरू कौन थी? महरू मीर निहाल की बेटी थी और बेगम निहाल ने उसके लिए लड़का चूज़ किया था जिसको महरू ने बिल्कुल नहीं देखा था। जब वो शादी के लिए आया तब महरू ने उसको फर्स्ट टाइम देखा और बेगम निहाल ने उसको इसलिए पसंद किया था क्योंकि उसका फादर वेल्दी पर्सन था। महरू हैज़ टू बेयर ऑल द क्रूअल ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। जब उसको देखा था उसने अपनी शादी के अंदर अपने हस्बैंड को, तो वो बहुत अगली था और सोसाइटी की वजह से कि हम लोगों का नाम बर्बाद हो जाएगा अगर ये शादी टूटी, क्योंकि ना मीर निहाल को ये पसंद आया था लड़का, ना ही महरू को, लेकिन सोसाइटी की वजह से महरू ने ये शादी कर ली। Her position is not different to that of a cow under the butcher's knife, but what she can do is to accept it with as much courage as she can. Mehru's character assumed a supporting role through her portrayal. Various practices and aspects of the Indian society have been revealed. She has been made a part of the plot to inculcate interest in the readers. Her marriage throws light on the plight of the women of the subcontinent. Her engagement and then her marriage are based on material gains rather than any emotional framework. Her family has accepted her proposal only because of Mirad's wealthy background. They are not interested in how he looks like or is he a man of character enough to keep their daughter happy. समझ आ रही है? ये डिफरेंट किस्म की लड़कियां, औरतें डिपिक्ट की हैं अहमद अली ने इस नावल के अंदर। थ्रू करैक्टर्स वो बता रहा है उस वक्त की सिचुएशन की, क्या उस वक्त चल रहा था, कि उस वक्त की औरतों को क्या क्या सफ़र करना पड़ता था। नेक्स्ट मूव करते हैं बेगम वहीद। बेगम वहीद, मीर निहाल्स एल्डर डॉटर, हैज़ बिकम अ विडो एट 19. Islam permits her to marry again, but the social code does not favor a second marriage. सोसाइटी नहीं अलाउ कर रही थी कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन इस्लाम ने तो अलाउ किया हुआ था। अब 19 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी। She is living with her husband's family. Like all the Eastern women, she has sacrificed her own pleasure in the interest of her children. She also appears with no identity of her own. They sacrifice in order to attain respect and acceptance in the society. Begum Waheed is another character existing nearly in all the Muslim families of India. नेक्स्ट मूव करते हैं बेगम शहबाज। बेगम शहबाज ये एक वाहिद कैरेक्टर था नावल के अंदर जो थोड़ी चालाक औरत थी और इन्होंने ये समझती थी कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है और इन्होंने मतलब हर चीज़ के ऊपर कंप्लेन की। जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तब इन्होंने अपना नाश्ता नहीं छोड़ा। उसके अलावा शी लव्स हरसेल्फ मोर देन एनीथिंग। शी हैज़ अ फर्म बिलीफ इन चार्म्स. Ahmad Ali's purpose to portray such a character in the novel is that only women like Begum Shehbaz can survive, where no love or concern is shown towards this part of community. समझ आ रही है? ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया कि ऐसे सोसाइटी के अंदर सिर्फ ऐसी औरत जो है वो सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेगम जमाल। Begum Jamal is another example of a woman who has not married again after the death of her husband due to the societal practice. She lives in the upper portion of Mir Nihal's house along with Anjum Zamani. ये कौन थी? उनकी सिस्टर इन लॉ थी। बोथ बेगम जमाल एंड अंजुम ज़मानी ये दोनों सुपरस्टिशियस थी। ठीक है, अब ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। जब नॉवल के अंदर एक वो स्टॉर्म वाला सीन आया था तब बेगम जमाल ने क्या कहा था? फॉर गॉड्स सेक पुट अ ब्रूम अंडर द लेग ऑफ बेड। उसके अलावा जो अंजुम है उन्होंने क्या कहा था रुकैया को? कवर योर हेड डॉटर और सम इविल स्पिरिट में हार्म यू। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना, दोनों औरतें, ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल दिखाई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों जो थी आपस में गॉसिप्स वगैरह करती थी, बातें करती रहती थी और कंप्लेन करती रहती थी और एक दूसरे के फ्लॉज देखती रहती थी लोगों के अंदर। ये ऐसी दो कैरेक्टर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट गफूर जो थे ये सर्वेंट थे
मीर निहाल के अपनी अर्ली 30s के अंदर थे, सर में तेल लगा के रखते थे और इनकी हैबिट थी डांसिंग करना गर्ल्स के साथ। और ये सेकंड क्लास से बिलोंग करते थे और इनका खाना पीना अच्छा था, घी बनाते थे खुद से ये। और इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी कलरफुल थी और ये अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी करते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं निसार अहमद। ये जनाब मौज़िन थे, जिस मोहल्ले में मीर निहाल रहता था उस मोहल्ले के। ये अपने लेट 50s के अंदर थे और इनके लिए यूज़ हुआ है वर्ड आयरनी का, क्योंकि ये करप्शन भी करते थे। ये खुद घी बेचते थे लेकिन उसके अंदर मिलावट करते थे। ये एक ऐसे मतलब दिखाए गए हैं कि रिलीजियस के ऊपर शायद अटैक है ये, कि जी खुद ये दावत देते हैं इस्लाम की और इनकी आवाज़ इतनी अच्छी अज़ान देते हैं और याद करवाते हैं लोगों को उनकी ड्यूटीज़ के इन ड्यूटीज़ ये जो आप कर रहे हैं इनके अलावा आपकी और भी ड्यूटीज़ हैं, नमाज के लिए आएँ, लेकिन खुद भी ये करप्शन करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं शम्स। ये कौन था? ये एक माइनर सा कैरेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल था जो वर्क करता था अंग्रेज़ी सरकार के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं सईद हसन। ये मीर निहाल का सन इन लॉ था, जिसकी बेटी जो थी उसकी डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ के वक्त। ये बस मशहूर थे अपने ह्यूमर की वजह से, इनको काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ पता थी और इनका ह्यूमर अच्छा था। He can be compared to Asghar, as both try to marry the sisters of their dead wives. The irony here is that Saeed Hassan gets married and lives a happy life, whereas Asghar is not allowed a happy, well-settled future as he cannot distinguish between love and lust. समझ आ रही है दोनों भाइयों के अंदर मुकाबला। नेक्स्ट मूव करते हैं। थीम्स क्या क्या थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये मैंने कैरेक्टर्स आपको डिटेल में समझाए हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी कैसे थी उस वक्त की। डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी भी मैंने बताया मौज़िन की एग्जांपल देके। मैरिज का भी दिखाया, डिपिक्शन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ और कल्चर का भी बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स भी बताया। असगर लस्टफुल था। सिंबलिज्म, सिंबल्स क्या क्या थे? Novel itself a symbolize destruction of Mughal. Mir Nihal representation of Muslim society, old generation representative of old culture tradition which is paralyzed. Asghar symbolize new culture. Asghar's cloth represent acceptance of new values. Palm tree symbolize the beginning. The title itself represent decline of the culture. Leaves are fresh, which symbolize flourished society. In the end, leaves are dry, it symbolize ruination of society. Cat symbolize British people. Cats आपको मैं बताती हूँ नॉवल के अंदर कब आती है, जब उनके कबूतर मर जाते हैं और वो कबूतरों का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, तो ये दिखाया हुआ है ब्रिटिश पीपल को। कैट ब्रिटिश पीपल हैं और वो कबूतर जो हैं वो इनोसेंट पीपल है। यहाँ पर कॉलोनियलिज्म होगा और इम्पीरियलिज्म भी। Pigeons symbolize peace, domestic culture. Unlock cage represent carelessness about culture. Profession of alchemy represent wastage of time. ये उसका मीर निहाल का प्रोफेशन था। Rebuking of Mir Nihal represent hatred against colonizers. House division represent old culture. ज़नाना और मर्दाना ये दो उनके हाउस डिवीजन हुई हुई थी, याद है ना? Bilqis character represent women slavery. Fakir and Mulvi represent superstitious belief. Owl shooting represent downfall. Critical analysis देखते हैं। Old versus new order. Twilight in Delhi, the transition. Social and cultural history of the Indian subcontinent in the context of Twilight in Delhi. The depiction of Delhi in its socio-political, the static and decaying culture. ओवरव्यू ले लें। मैंने आपको कैरेक्टर्स डिटेल में इसलिए समझाया है ताकि आपको थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने आपको एक एक चीज़
उनके ऊपर रख कर दिखाई है। इंग्लिश में मैंने टेक्स्ट पढ़ के सुनाई है आपको, ताकि आपको पेपर के अंदर आपको मिल भी जाए कंटेंट भी लिखने के लिए, और आपको वीडियो भी समझ आ जाए और आप नावल को रिलेट भी कर सकें, सिंबल्स भी, उसके थीम्स भी। ओवरव्यू ले लें। Title is about it is the time when the sun is horizon and the time can neither be expressed as day nor evening but the mixture of both. Novel consists of 4 parts. First novel of Ahmed Ali, ये जी फर्स्ट नॉवल था अहमद अली का। Ahmed Ali draw a picture of old Delhi. Depicts the theme of alienation, degeneration, gender and social conflicts, nostalgia, effects of colonialism and imperialism on Indian Muslim in Delhi. जी ये भी मैंने आपको क्लियर किया पॉइंट। मीर निहाल बिलीव्स इन द ओल्ड कस्टम्स ऑफ दिल्ली सोसाइटी एंड इज़ अगेंस्ट इंडिया बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।